आज हर बार की तरह हमारे साथ कोई ना कोई जुड़ता है। आज हमारे साथ है फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी जी। प्रबलीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, और हमेशा की तरह आप आज भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनीष इस वक्त हमारे साथ है, हमारे कॉलर, उनसे मनीष जी बताएं क्या कुछ सवाल हैं आपके। नमस्कार मैम, मैं मनीष कमल बात कर रहा हूँ जमशेदपुर से जी। मेरा सवाल है कि अभी मेरा जो करंट पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, वो अभी एग्जिस्टिंग में 7.2 लाख का है। मेरा गोल है 1 करोड़ मुझे अगले 10 साल में अचीव करना है। अभी मैं 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ लास्ट 3 ईयर्स से जी। और मेरे जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी भेजा था। कैनरा रिबेको में मैं 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 5,000, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में 5,000 और एक्सिस ब्लू चिप ग्रोथ प्लान में 5,000। इसके अलावा मेरे पास 2 मिड कैप के भी फंड हैं, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप जिसमें मैं 2,000 और टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड जिसमें मैं 2,000 इन्वेस्ट करता हूँ। एक मेरे पास स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप 2,000 इन्वेस्ट करता हूँ, और एक टाटा डिजिटल इंडिया ग्रोथ प्लान है जिसमें 2,000 और एक क्वांट एक्टिव ग्रोथ प्लान है उसमें 2,000 इन्वेस्ट करता हूँ। सो मेरा 2 सवाल है। नंबर 1 इसकी अभी जो मैं करंट पोर्टफोलियो है मेरा लास्ट 3 साल से मैं इसमें कर रहा हूँ, और अभी आई थिंक कि इज इट राइट टाइम टू रिव्यू इट। तो इसको कुछ मुझे SIP चेंज करने की जरूरत है या कोई प्लान चेंज करने का जरूरत है क्या म्यूचुअल फंड? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि मैं 20,000 और ऐड करना चाहता हूँ पर मंथ। सो अभी जो एग्जिस्टिंग प्लान्स म्यूचुअल फंड्स मेरे पास हैं उसी में 20,000 ऐड करूं या कुछ नए SIPs ऐड करूं इसी में? जी ठीक है मनीष जी। प्रबलीन जी, आपने सुना होगा मनीष जी बहुत क्लियर हैं अपने सारे गोल्स को लेकर, अपने सारे जो भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसको लेकर। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगी तो 9 फंड्स हैं इनके पास कुल मिला के। सारे फंड्स के नाम ये ले चुके हैं इसलिए इसको मैं नहीं दोहराऊंगी। 30,000 की SIP से इन्होंने शुरुआत की है, 20,000 और करना चाहते हैं। क्या कुछ सलाह रहेगी इनको आपकी? जी नमस्कार स्मिता जी। बिल्कुल आपने बिल्कुल क्लियर बोला है कि मनीष जी का आई थिंक क्वेश्चन और पोर्टफोलियो काफी क्लियरली उन्होंने लेड आउट किया है। पहले हम लोग इनके टारगेट की बात करते हैं। इनका जो करंट SIP है वो 30,000 का है, और इनके पास थोड़ी, क्योंकि 2 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी, थोड़ी पोर्टफोलियो वैल्यू जमा हो गई है। तो अगर ये अपनी अब इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 20,000 की, तो उससे ये करीबन अपने टारगेट को बल्कि उससे ज्यादा ही ऐड कर पाएंगे। 1.3 करोड़ ये जमा कर लेंगे करीबन 10 साल में, अगर हम 11% के पोर्टफोलियो रिटर्न से चले। तो यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ही इनका इन्वेस्टमेंट होएगा, सो विच इज अ गुड थिंग। अगर हम किसी वैसे निवेशक की नजर से देखें तो स्मिता जी हमें करीबन 46,000 मंथ की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है 1 करोड़ पाने के लिए 10 साल में। पर क्योंकि इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है इसलिए उनको रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, इसलिए ज्यादा बना पाएंगे। अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, अब की जो इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, ओवरऑल पोर्टफोलियो ठीक है, बहुत ज्यादा मैं चेंजेस सजेस्ट नहीं करूंगी। बट मेरे ख्याल से जो मेरे थोड़े से यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इनके पास 2 लार्ज कैप के फंड हैं मेरे ख्याल से, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो लार्ज कैप टिल्टेड है। इनके पास लार्ज मिड कैप कैटेगरी से भी 2 फंड है। इनके पास एक मल्टी कैप फंड भी है जिसमें अगेन 54% लार्ज कैप है। तो ले देखिए थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप टिल्टेड है पोर्टफोलियो, और जो मंथली एलोकेशंस है वो भी उसी मात्रा में जा रही है कि ज्यादा लार्ज कैप में जा रहा है। तो अपने 2 जो लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं इनको अगर ये स्टॉप करके जस्ट रख लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं है, और अपनी एलोकेशंस को मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए, मल्टी कैप में बढ़ा सकें, बिकॉज जो इनका थीमेटिक फंड है वो भी 80% लार्ज कैप में है। तो ओवरऑल इनको मिड और स्मॉल कैप में अपनी एलोकेशंस बढ़ाने की जरूरत है। एक और चीज जो मैं यहाँ मेंशन करूंगी कि इनके पास क्वांट के 2 फंड हैं, दोनों फंड्स अच्छा कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मिता जी मैं राय दूंगी कि अगर एक्टिव फंड जो है क्वांट का, जो एक मल्टी कैप फंड है, उसकी जगह चाहिए HDFC को या SBI को जोड़ लें थोड़ा सा फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मैनेजमेंट स्टाइल के लिए। अगर नहीं करना चाहते तो चाहे कंटिन्यू कर ले। एंड इसके साथ साथ अगर उनको सही समझ में आता है और उनका टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं छोटी से एलोकेशन की सलाह इंटरनेशनल मार्केट्स में भी दूंगी। एक US का इंडेक्स फंड भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं।
जी, तो मनीष जी जो काफी क्लियर है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, उनके लिए एक यहाँ पर सलाह है कि बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है और खास करके एक्सपोजर कहाँ पर ज्यादा बढ़ाना है और कहाँ पर कम करना है, इसका भी गुण होना चाहिए। तो वही आपको यहाँ पर प्रवीण जी ने बताया। तो आपको लार्ज कैप के 2 फंड में निवेश करने की सलाह उन्होंने दी है, बाकियों में उन्होंने रोकने के लिए कहा है। इसके अलावा मिड कैप के 2, स्मॉल कैप का 1, मल्टी कैप का और थीमेटिक फंड एक लेने को कहा। इसके साथ साथ एक्सपोजर आपको इंटरनेशनल फंड का भी लेना चाहिए, ये उनकी सलाह है। बाकी आप समझदार हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो कुल मिलाकर इस तरीके से अगर आप निवेश करेंगे तो जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर लेंगे। चलिए अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कुमार इस वक्त हमारे साथ है। 27 साल इनकी उम्र है और अपनी सैलरी भी उन्होंने बता दी है। 70,000 इनकी सैलरी है। बाकायदा 43,000 की SIP है, यानी कि महीने का इनका 43,000 का इन्वेस्टमेंट ये करते हैं म्यूचुअल फंड में। और इनके पास NPS 5,000 का निवेश उसमें भी इन्होंने कर रखा है। राम कुमार जी बताएं जरा, क्या कुछ सवाल है आपका? मैम, मैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर हूँ और मेरा 6 फंड में 2 साल होने वाली है। इसमें मेरा ऐसे टैक्स अवेयर, बट ये बाकी 5 फंड है वो लेटेस्ट, मतलब जस्ट स्टार्ट किए हैं। तो हमको सजेशन चाहिए था कि इसमें क्या मेरा फंड सही है और हमको मतलब जानना है कि क्या मेरा लक्ष्य इससे पूरा होगा और मुझे एक लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की भी मतलब सजेशन चाहिए। ठीक है, तो राम कुमार जी का पोर्टफोलियो प्रवीण जी मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देती हूँ। इन्होंने कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में निवेश कर रखा है 10,000 का। इसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5,000 का, SBI कॉन्ट्रा फंड 5,000 के, HDFC फ्लैक्सी फंड 5,000 के, ICICI प्रो फोकस इक्विटी फंड 5,000 के, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड इनके पास 13,000 के हैं। कुल मिलाकर फंड्स इन्होंने अच्छे सेलेक्ट किए हैं। बाकी जो इनका सवाल है उसके लिए क्या कुछ रहेगा आपकी सलाह प्रवीण जी? जी, इनने अपने काफी सारे स्मिता जी गोल्स लिस्ट आउट किए हैं, जो बहुत अच्छी बात है बिकॉज इन्वेस्टिंग हमेशा गोल्स को ध्यान में रख के करनी चाहिए। पहले हम इनके गोल्स को एक एक करके टच अपॉन कर लेते हैं। इन्होंने एक गोल दिया है अपने हाउस को लेके, जो 50 लाख की इनको रकम चाहिए और इसमें 15 ईयर्स का इनने टाइम पीरियड लिया है। अगर हम इन्फ्लेशन जोड़ते हैं कि ये 50 लाख, कल को हम 5% के इन्फ्लेशन पे मान के चल रहे हैं कि घर की कीमत बढ़ रही है, तो ये रकम 1.03 करोड़ बन जाएगी। मतलब तकरीबन 1 करोड़ इनको चाहिए होगा, जिसके लिए आज इनको करीबन 22,000 की SIP करने की जरूरत है। अगर राम जी का ये कहना है कि इन्फ्लेशन को हम 0 लेके चलें और मुझे सीधा ही सिर्फ 50 लाख चाहिए 15 साल बाद, तो इनको एक 11,000 की SIP करने की जरूरत है। फिर इनका जो सेकंड गोल है वो है कार का। इनको एक 15 लाख की गाड़ी लेनी है आज से 16 साल बाद। अगर हम मोटर इन्फ्लेशन, कार इन्फ्लेशन देखें स्मिता जी, अगेन हम 3% लेके चल रहे हैं, तो सेम गाड़ी इनको करीबन 24 लाख की पड़ेगी, जिसके लिए इनको 4,600 की SIP करने की जरूरत है आज। और अगर हम इन्फ्लेशन को नहीं लेते हैं, सीधा कार की कीमत हम 15 लाख की मान के चलते हैं, तो 2,800 की SIP से अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। और ये सारी जो हम लक्ष्य की कैलकुलेशंस हैं, हम 11% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे ले रहे हैं, जो ब्रॉडली आप एक 10 इयर्स का निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है। और हम पोस्ट टैक्स मान के चलते हैं, प्लस एनी रेगुलेटरी चेंजेस। इनका जो तीसरा गोल है उसमें इनने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 40 लाख का एक अमाउंट बोला है आज से 18 साल बाद। तो एजुकेशन इन्फ्लेशन स्मिता जी इंडिया में 8 से 10% की है। अगर हम 8% भी लेके चले तो फ्यूचर में ये जो 40 लाख है ये 1.6 करोड़ बन जाएगा, और जिसके लिए इनको 23,000 की SIP करने की जरूरत है। अगर हम इन्फ्लेशन को 0 रख के चलते हैं और इनको सीधा ही तब 40 लाख चाहिए, तो सिर्फ 6,000 की SIP से काम चल सकता है। वैसे ही इन्होंने एक 25 लाख का लक्ष्य बनाया है अपने बच्चे की शादी के लिए। 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से ये खर्चा करीबन 96 लाख का हो जाएगा, जिसके लिए इनको 7,600 की SIP करने की जरूरत है। और अगर हम 25 लाख को विदाउट इन्फ्लेशन लें तो सिर्फ 2,000 की SIP से काम चल जाएगा। और जो इनका एक बहुत भारी इन्होंने गोल दिया है अपनी रिटायरमेंट का 5 करोड़ का, इसमें स्मिता जी मैं डेफिनेटली राम जी को बोलूंगी कि ये गोल जो है वो आपको आइडियली अपने घर के खर्चे को ध्यान में रख के और वो फ्यूचर में कितना होगा इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। पर अगर हम इस 5 करोड़ के लक्ष्य को सीधा 5 करोड़ की तरह ही लेके चलें आज से 30 साल बाद, तो इसके लिए इनको एक 14,000 की SIP करने की जरूरत है, क्योंकि इनका ऑलरेडी NPS है जिसका मैंने 9% का रिटर्न लिया है, बिकॉज हमें प्लान नहीं पता था इनका कौन सा है। तो ओवरऑल हमने इनको 2 सिनारियोज दिए स्मिता जी, जहां पे हम विद इन्फ्लेशन एंड विदाउट इन्फ्लेशन ले रहे हैं।
विदाउट इन्फ्लेशन ले रहे हैं तो इनके ऑलरेडी सारे गोल्स पूरे हो सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ। पर अगर हम विद इन्फ्लेशन ले रहे हैं तो इनको मेरे ख्याल से स्टेप अप एसआईपी के द्वारा अपने लक्ष्य पूरे करने चाहिए। हर साल जैसे जैसे इंक्रीमेंट इन सैलरी होती है, डीए जुड़ता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहें और मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी फिर अपने गोल्स को ये पूरा कर पाएंगे। और इनका जो पोर्टफोलियो है वो ब्रॉडली सही है, थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड है। मेरी सलाह होगी कि क्योंकि लंबे समय का पोर्टफोलियो है, एक पैसिव फंड को इनको ऐड कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई फोकस्ड इनको जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास एक ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड है और मिराई एसेट में भी 69% तक लार्ज कैप है। मेरे ख्याल से एक निफ्टी 50 का सिंपल पैसिव स्ट्रैटेजी जोड़ सकते हैं, वो इनको एक लो कॉस्ट और एक सिंपल मैकेनिज्म रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली जो इनके रिटायरमेंट का गोल है। और अगर आगे चल के एक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इनको सलाह दूंगी कि ये एक पैसिव मिड कैप फंड भी बाद में जोड़ सकते हैं। जी, तो कुल मिला के राम जी के लिए सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा अपने जो फंड्स हैं उनमें बदलाव कीजिए और जैसा कि इन्होंने बताया अलग अलग टारगेट्स के लिए आप स्टेप अप करते रहिए अपनी एसआईपी में और इसके जरिए आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल प्रवीण जी मेरी तरफ से ये है कि हम अक्सर देखते हैं दो तरीके के लोग होते हैं, यानी कि एसआईपी के जरिए दो तरीके से निवेश होता है। कोई एक व्यक्ति होता है जो ये सोचता है अगर वो आज निवेश करता है 30,000 का तो उसे कुछ सालों के बाद 2 करोड़ या 3 करोड़ का टारगेट है उसका। एक दूसरे लोग ये होते हैं जो अगर 30,000 का निवेश कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उसको वो बढ़ाते रहे और उनके बहुत सारे अलग अलग गोल होते हैं, शादी का, कार का, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा। क्या इन दोनों लोगों में ये डिफरेंस होना चाहिए कि जो दूसरे वाले लोग हैं उनको अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग स्कीम की बनानी चाहिए या एक ही पोर्टफोलियो के जरिए वो इसको हासिल कर सकते हैं? स्मिता जी, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जब आपके गोल्स हैं तो आप अगर हर के लिए मल्टीपल फंड्स जोड़ना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा ट्रैकिंग भी डिफिकल्ट हो जाती है। पर आपके माइंड में अमाउंट क्लियर होना चाहिए कि आपका कितना अमाउंट किस गोल के लिए जा रहा है। लेट्स से आपके बच्चे ने भी 18 साल बाद कॉलेज जाना है और आपका कोई दूसरा लक्ष्य भी 18 साल बाद है तो आप डेफिनेटली सेम फंड को भी यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसमें मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देखती हूँ। पर अगर हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमारी एलोकेशन है वो हमारी सही हो। अगर हम निफ्टी 50 जैसे एक इंडेक्स फंड उठा रहे हैं तो हमें 2 या 3 सेम फंड उठाने की जरूरत नहीं, हमें एक लार्ज कैप एलोकेशन मिल गया उससे। पोर्टफोलियो को लीन रखते हुए तो भी अपने गोल्स को मैप करके रखना मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ताकि आपके पोर्टफोलियो रिव्यू भी आसान रहे कि पोर्टफोलियो कर कैसा रहा है। बिकॉज जब आपके 8 या 10 फंड से ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो रिव्यू करना भी स्मिता जी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से टाइमलाइंस के हिसाब से आप सेम टाइमलाइन के तकरीबन जो आजू बाजू गोल्स हैं उनको आप सेम फंड्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं। पर अगर जैसे 5 साल या 10 साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन्स का आपका डिफरेंस पड़ रहा है देन आपकी एलोकेशंस डेफिनेटली डिफरेंट होने की जरूरत भी है। जी, तो कुल मिलाकर एक लीन पोर्टफोलियो बनाइए और उसके थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आगे आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि आपको कब के लिए कितने पैसे चाहिए और वो आपको उसी हिसाब से स्टेप अप करके एसआईपी में मिलते रहेंगे। चलिए तो फिर चलते हैं दूसरे कॉलर के पास। भरत